आज मैंने इतना भ्रमण किया, मैं ये टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे आंखों से मालूम पड़ता है ये मंदिर के अवशेष हैं, ठीक है। एक हिंदू मंदिर जिसमें गर्भगृह होता है, जिसमें भोग मंडप होता है, जिसमें हम उसको जगमोहन बोलते हैं, उस सब का एक वो जो पंचरथ हुआ, ये सब उसका पैटर्न था। खाली ज़मीनी नहीं, वो सिलेशियल बॉडी के साथ भी, जैसे मैंने कहा आपको, ऐसे बहुत से मंदिर हैं। मैंने खुद देखा है कि साल में एक ही दिन सूर्य की किरण वहाँ पड़ेगी, तो उनका कितना नॉलेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। वो हाल ही में मैंने महानदी वैली का हेरिटेज सर्वे किया था। तो जब हम हेरिटेज सर्वे करते हैं तो दोनों तट पे क्या क्या हेरिटेज है, अच्छा, जंगल वंगल में, तो हमें पता चला कि 63 मंदिर नदी के बीच में है। यानी बहुत सारे आज अपने गढ़ है, दुर्ग है, किले हैं महाराष्ट्र गोवा में, उधर इस्लामी अतिक्रमण हुआ है गत अनेक वर्षों में, और ASI प्रोटेक्टेड है। जो आपने ये समस्या की है, वो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, वो लोकल प्रेशर हो सकता है, या बेसिकली नॉन इन्वॉल्वमेंट। उनके ऑफिसर इसमें घुसना नहीं चाहते हैं। ASI अपनी जुबान वहाँ खोलता, हम लोग की जो हो रहा है गलत हो रहा है। ASI का वर्ड इज लॉ। तो जो वक्फ एक्ट 1995 था, तो उसके बारे में भी बहुत सारे ये हुए हैं कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। वक्फ बोर्ड एक काला धब्बा है, यूँ सरकार उनको इम्पोर्टेंस देती है, मुझे पता नहीं। मैं तो कहूँगा पूरा अबॉलिश कर देना चाहिए द होल सिस्टम। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो। आपने जिस प्रकार से मंदिरों का संवर्धन वो आवश्यक है और मंदिरों का जो आधुनिकीकरण हो रहा है उस पर भी विचार होना आवश्यक है, इसके बारे में हमें बताया। देखिए जी, अपना जो शिल्प शास्त्र है, जो मंदिर का वास्तुकरण है, अगर बिल्कुल सच कहा जाए तो उसको अभी तक डिसिफर नहीं किया है। कल भी हमने अधिवेशन में सुना, अगर हम बोलेंगे कि हमने पूरा ज्ञान कर दिया, ये मंदिर ऐसा क्यों बना था, किसने बनाया था उसको, और ये वास्तु तो कोई किताब तो नहीं थी कि ये एक आर्किटेक्ट का एक वो टाइम स्टैंडर्ड है, उसको देख के होगा। वास्तु भी इवॉल्व हुआ, रीजनल एरिया था। अब ऐसे मंदिर है जहाँ साल में एक ही दिन सूर्य की किरणें आके पड़ती हैं विग्रह जी। उनका दिमाग था उतना, ठीक है, उनका दिमाग था। और मंदिर जैसे हमारा भारत में ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है, पहाड़ों पे मंदिर है, समुद्र के पास मंदिर है, जंगलों के बीच में मंदिर है, तो उनका वास्तु अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमारा ये कहना है, वास्तुशास्त्र में काफ़ी शोध हुआ है, काफ़ी कुछ हमने किताबें लिखी गई हैं, सब कुछ, पर दी एंड अभी भी नहीं हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं उसका ज्ञान है, ठीक है, इतना कंटिन्यू भी नहीं हुआ है। तो अब जो मंदिर बन रहे हैं वो तो आर्किटेक्ट के डिज़ाइन रूम में बनते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ पुराने मंदिरों को कॉपी कर लें, पर कुछ तो पूरे ही नए मंदिर आपने देखा जो हमारी शैली में थे ही नहीं जी। एक हिंदू मंदिर जिसमें गर्भगृह होता है, जिसमें भोग मंडप होता है, जिसमें हम उसको जगमोहन बोलते हैं, उस सब का एक वो जो पंचरथ हुआ, ये सब उसका एक पैटर्न था। खाली ज़मीनी नहीं, वो सिलेशियल बॉडी के साथ भी, जैसे मैंने कहा आपको, ऐसे बहुत से मंदिर हैं। मैंने खुद देखा है कि साल में एक ही दिन सूर्य की किरण वहाँ पड़ेगी, तो उनका कितना नॉलेज वो लोग यूज़ कर रहे थे। हमने देखा है अर्थक्वेक प्रोन जोन में, अर्थक्वेक में जहाँ बाकी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कितने ही दफ़ा अर्थक्वेक आया होगा, मंदिर वैसे का वैसे ही खड़ा। और उदाहरण दूंगा आपको, हाल ही में मैंने महानदी वैली का हेरिटेज सर्वे किया था। तो जब हम हेरिटेज सर्वे करते हैं तो दोनों तट पे क्या क्या हेरिटेज है, अच्छा, जंगल वंगल में, तो हमें पता चला कि 63 मंदिर नदी के बीच में है। क्योंकि पहले डैम तो बनते नहीं थे, स्पर थे नहीं, एम्बैंकमेंट थे नहीं, नदी अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती थी। फ्लड आया तो दूसरा डायरेक्शन पकड़ लिया। तो ये जो शैव मंदिर थे, ये तकरीबन नदी के किनारे बनते थे, तो मंदिर डूब जाता था। मंदिर क्यों, गांव भी डूब जाते थे, कई दफ़ा गांव भी रीसेटल होते थे। तो गांव वाले क्या करते थे, उस मंदिर से अपना जो भी शिवलिंग हुआ या जो हुआ लेके नया मंदिर बना लेते थे। तो धीरे धीरे ये मंदिर पूरा नदी के बीच में आ जाता था। तो हमें इतनी हैरानी हुई थी कि 63 मंदिर हमने देखे जो पानी के बीच में, और बहुत हैं जो हमें पता नहीं, गाँव वालों जहाँ लोगों ने बोला। क्योंकि गर्मियों के दिन में थोड़ा सा निकल आता है जो उसका स्पायर होता है, जब नदी सूख जाती है तो कई दफ़ा पूरा मंदिर भी निकल आता है। तो आश्चर्य होगा कि 800-1000 साल पुराना मंदिर भी नदी के बीच में भी 100 साल रह के अभी भी खड़ा है। सारे नहीं, कुछ खड़े हैं, कुछ वहीं ढह गए हैं, कुछ बेंड हो गए हैं, कुछ वॉश ऑफ भी हो गए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, बट अपनी स्थापत्य शास्त्र का जो हाँ, और हाँ, हमने नीचे भी जाके पानी में जाके भी देखा, इतने सुंदर मंदिर। हमने ASI को रिक्वेस्ट की
कि अभी एक सैल्वेज आर्कियोलॉजी आती है। अब ASI अगर चाहे या कोई भी चाहे तो वो एक मंदिर को काट के दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। ये आज नहीं है, 60 साल पहले जब असवान डैम बना था तो अबू सिम्बल का मंदिर था इजिप्ट में। अच्छा। तो 60 साल पहले यूनेस्को ने पूरा मंदिर काट के 2 किलोमीटर दूर में उसको असेंबल किया था। भारत में भी हुआ है, जब नागार्जुना सागर डैम बन रहा था तो 2 मंदिर थे, तो ASI ने उनको काट के दूसरा, तो हमने कहा अब 2-3 को करो एज ए टेस्ट केस, 63 नहीं कह रहे हैं हम, एंड वेरी इजीली यू कैन डू इट। तो वो भी आज तक हुआ नहीं। हमारे कहने देखिए 63 मंदिर जो 700-800 साल पुराने हैं, ठीक है, धरोहर है, तो और जब इट इज़ डूएबल, ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ASI चाहेगा तो आराम से कर देगा। तो अगर ऐसा करा जाए, और ये मैं आपको उड़ीसा का उदाहरण दे रहा हूँ, यू कैन टेक इट फॉर ऑल ओवर द कंट्री। मैंने आपको उड़ीसा या जगन्नाथपुरी, कोणार्क का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो हर स्टेट में। देखिए मैंने जैसे कहा, उनकी प्रायोरिटी ताजमहल है, उनकी प्रायोरिटी कुतुब मीनार है, उनकी प्रायोरिटी हुमायूं टॉम है, उनकी प्रायोरिटी रेड फोर्ट है, ठीक है। बाकी जगह भी है दूसरा ASI की, बट खजुराहो है ये, और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है। मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखो जैसे मैंने कहा 6500 मंदिर तो उड़ीसा में मैंने ही डॉक्यूमेंट किए हैं। अब मैं सरकार को बोलूँगा कि अब 6500 मंदिर करो तो संभव नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, बहुत बड़े आकार। पीपल्स पार्टिसिपेशन, अगर हिंदू टेम्पल है तो हिंदू पार्टिसिपेशन चाहिए मैं कहूँगा, ठीक है। अब क्रिश्चियन और ये आके तो मुसलमान हमारे मंदिरों की चिंता नहीं करेंगे। देखिए हमारा संविधान भी कहता है, हम अक्सर सरकार को देश देते हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, सरकार करती नहीं है। पर हमारे संविधान में एक आर्टिकल 51C में भी लिखा है, और एक यूनिक संविधान है, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एंश्राइंड है, जिस पे कभी ध्यान कोई देता नहीं है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी की प्राथमिक ड्यूटी है नंबर 1, उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट एवरी सिटीजन हैज़ द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज। हम सबका ये संविधान में लिखा है, ठीक है, वो पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो किसी को दोष देने से बचा। हम लोग की भी ये जिम्मेवारी है कि कोई भी धरोहर है हमारी किसी भी तरह, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जाकर रिपेयर करूँगा, आई मे एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप और एनीथिंग, इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड मोर सो इफ़ इट इज़ द हिंदू हेरिटेज। एज ए हिंदू मेरा मल्टीफोल्ड हो जाता है ये, ठीक है। मुझे एक सिटीजन के तौर पे भी करना है, एक निष्ठावादी हिंदू के तौर पे भी करना है, और मुझे पता है ये मंदिरों का रख रखाव ठीक नहीं है, तो मेरी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ती है, जो हम वो नहीं निभा रहे हैं। सही में आपने अभी ASI का विषय निकाला, साथ ही हिंदू जनता का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो उस पर भी उन्होंने कार्य करना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़कर यदि देखें, ASI यानी बहुत सारे आज अपने गढ़ है, दुर्ग है, किले हैं, महाराष्ट्र गोवा में, उधर इस्लामी अतिक्रमण हुआ है गत अनेक वर्षों में, और ASI प्रोटेक्टेड है, और कोई हिंदुत्वनिष्ठ संगठन उसके विरोध में मांग करता है, तो साधारण रूप में ऐसे मोटा मोटी देखा जाता है कि ASI उसको नज़रअंदाज कर देता है या फिर कुछ एक ऑर्डर पास कर देता है, परंतु ज़मीनी स्तर पर उस पर कुछ ऐसे दिखता नहीं है। देखिए मैं फिर भी कहूँगा, पिछले ASI, अब अगर हम पूरे तत्व पर जाएँ तो ASI इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा। तकरीबन 150 साल होने जा रहा है, एंड वन ऑफ द बेस्ट। सबसे ज़्यादा काम अगर पूरे दुनिया भर में किसी आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो ASI है। सिर्फ भारत में नहीं, उन्होंने विश्व भर में काम किया है, साउथ अमेरिका में किया है, अफ्रीका में किया है, यूरोप में किया है, साउथ ईस्ट एशिया, अंगोर वाट, सारा मंदिर ASI ने बनाया था, ठीक है। और जो बामियान बुद्धा जो उन्होंने तालिबान ने उड़ा दिए थे, हम ही लोग ने रेस्टोर किए थे। ASI इज़ अ वेरी एफिशिएंट एंड विथ अ वेरी नाइस ट्रैक रिकॉर्ड, उसको आप ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट ओवर द ईयर्स एक संस्था जब बहुत पुरानी हो जाती है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर मैच्योर एंड ऑल, अभी हाल ही में अगर हम देखें पिछले 10-20 सालों में काफ़ी हद तक जो आपने ये समस्या की है, वो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, वो लोकल प्रेशर हो सकता है, या बेसिकली नॉन इन्वॉल्वमेंट, उनके ऑफिसर इसमें घुसना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो मिडिल पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तो वो डिसीजन लेते ही नहीं हैं। अगर अतिक्रमण हुआ है तो शुरू हुआ था ना, अगर वो एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहाँ उनका गार्ड होता है,
कंपलसरी। जी। तो वो बता देगा साहब ऐसे आए हैं, तो आप उसको शुरू में ही क्यों नहीं ख़त्म कर देते, यू नो। एग्जैक्टली। कोई भी आके रातों रात तो नहीं करता होगा, अगर रातों रात भी करता होगा तो उसी दिन आप आके, यू नो, क्योंकि उनके कानून भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनकी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं, उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका सेट उनका नॉर्म है कि ये फोर्ट था, वहाँ मंदिर भी नहीं बना सकते हैं आप, दरगाह तो छोड़िए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उनके अफसरान, वो नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे, आपने जो मुझे एक उदाहरण दिया, ये देशव्यापी है, ये बहुत जगह में। पहले उसको करने देते हैं, उसके बाद जब कंप्लेंट आती है ये जाते हैं, फिर वो कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, स्टेटस को मिल जाता है, फिर उसको ये लोग चैलेंज नहीं करते हैं, वो फिर चलता रहता है, और जितनी देर होती है उतना मुश्किल होता है निकालना। तो ये वाला जो एटीट्यूड है उनके जो अफसरान हैं, उनको मैं नहीं कहता हूँ कि आप खाली, मैं अगर कोई मुस्लिम दरगाह पे भी अगर हिंदू का अतिक्रमण को, उसको भी बंद करो, पर आपको पता है हम क्यों करेंगे, यू नो। हम Exactly. ऐसा कोई भी नहीं है कि हम कहीं पर भी कोई मुस्लिम की जगह हो, कोई चर्च हो, कभी का आपने सुना है करेंगे, ठीक है। होता है तो अतिक्रमण हिंदू स्थलों पे ही होता है, हिंदू स्ट्रक्चर्स पे होता है, हिंदू राजाओं के पैलेसेस पे, हिंदू राजाओं के गढ़ों पे, जैसे आपने देखा है होता है, क्योंकि बेसिकली उनका लैकेडेसिकल अप्रोच, वो गढ़ है, कोई जाता ही नहीं होगा, पता नहीं उनका गार्ड भी होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो। और स्ट्रिक्ट लॉ, जब उनके कानून बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ASI के, वो चाहें तो अतिक्रमण को, उनको क्यों किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखते होते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ। तो इसमें ASI का रोल जो भी काफ़ी है, उसको काफ़ी, जैसे मैंने फिर कहा आपको, ASI के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, ठीक है। अंडर स्टाफ्ड है, हम भी जानते हैं, काफ़ी सारे उनके ऑफिस हैं। और अभी ASI के लिए क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ, अभी जहाँ पर कानून अलग नहीं है हेरिटेज का, अभी उड़ीसा में मूर्तियाँ चोरी होती हैं, बहुत मंदिरों से मूर्ति चोरी होती है। जब किसी मंदिर से चोरी हो मूर्ति, जब वो थाने में FIR लिखवाने जाता है, तो मोटरसाइकिल चोरी हुई जो FIR होती है, मूर्ति चोरी का भी वही FIR होता है, साइकिल चोरी का भी वही होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ स्टेट ने स्पेशल हेरिटेज पुलिस नहीं बनाई है, या उनका हेरिटेज उन्होंने अपना कंडक्ट नहीं बनाया है, हेरिटेज लॉ नहीं बनाए हैं, तो एक थाने में साइकिल चोरी का जो केस है, एक 500 साल पुरानी मूर्ति चोरी का भी वही केस है, यू नो। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो हमने ASI को पहले भी कहा है, मंत्री लेवल तक भी की थी। देखिए उनके पास जो हज़ारों 6000 7000 मॉन्यूमेंट हैं, इन मॉन्यूमेंट को सेग्रीगेट करा जाए जी। जो हिंदू मॉन्यूमेंट है, जिसमें स्पिरिचुअल एसेंस है, आज पूजा नहीं हो रही है, कभी तो हुई थी, उसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू, आइदर अ टेम्पल और अ मठ और अ घाट है, हिस्ट्री में है, ठीक है, लोगों के जहन में है। अगर लिखा भी नहीं है तो लोग वहाँ जानते हैं यहाँ पहले होता था। आप हिंदू स्ट्रक्चर जितने भी हैं, खाली टेम्पल नहीं है, जैसे फोर्ट भी कहा, इट वाज बिल्ड बाय अ हिंदू किंग, देयर इज अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, यू नो, अ हिंदू किंग हु फॉट द ऑप्रेसर्स, हु द मुगल्स। ऐसी चीज़ों को हिंदू, जैन, बौद्ध, इंडिक रिलीजन है, और सिख, इनको अलग कैटेगराइज करो। इसको आप, वो जो आपके पास प्रोटेक्टेड लिस्ट में 3 वो भी हैं कबर अंग्रेज़ों की, वो भी लिस्ट नंबर 700 आता है, और कोणार्क मंदिर लिस्ट नंबर 70 आता होगा। एक सी नहीं है, जैसे मैंने कहा साइकिल चोरी और मूर्ति चोरी एक चीज़ नहीं होती है। तो आप ये हिंदू मंदिरों को अलग से, हिंदू और इंडिक रिलीजन के मंदिरों को अलग से कैटेगराइज करो, उसको अलग अलग श्रेणी में रखो, ठीक है। आप वो नीला बोर्ड लगाते हो, वहाँ सैफरन बोर्ड लगाओ, यू नो। और भी वहाँ पर और भी स्ट्रिक्ट करो, यहाँ नॉन वेजिटेरियन नहीं बन सकता है। आप किसी भी ऐसा स्ट्रक्चर जो आपकी प्रोटेक्शन में है, उस पर टिकट नहीं लगा सकते हो। आज कोणार्क मंदिर में टिकट लगा रहे हो, खंडेगिरी, उदयगिरी जो गुफा है वहाँ, जहाँ जैन और बौद्धों का है, आप वहाँ टिकट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? वहाँ फ्री है, वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। आप पैलेसेस में लगाओ, आप यू नो दूसरे स्ट्रक्चर में लगाओ, म्यूज़ियम में टिकट लगाओ अगर आपके अंडर में है, इन चीज़ों पर नहीं लगा सकते हो। और ये जो सेग्रीगेशन करोगे आप, इसमें वो अफसरान रखिए जिनको जो सेंसिटिव हो टू दिस, उनके लिए सिर्फ ये नौकरी नहीं हो। मैं नहीं कहता हूँ आस्था हो वो जाके पूजा करे, पर उनको पता हो कि ये जो चीज़ें हमारे गार्ड में हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत लोगों के आस्था से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इनका इतिहास है, भला आज नहीं पूजा का हो रही हो, आज सूर्य मंदिर में अर्चना नहीं होती है, साल के एक ही दिन होती है, पर वहाँ नवग्रह का मंदिर है। आप क्यों टिकट ले रहे हो? अगर मैंने अपने परमात्मा से, अपने भगवान से मिलने जाना है तो टिकट दे के जाऊँगा, ये तो गलत है। बहुत आंदोलन किया हमने, फिर भी
सेंट्रल लॉ है, कई दफ़ा स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहता है। तो ये एक रीवैम्प चाहिए। आप मंदिरों को और इन सबको एक खाली मॉन्यूमेंट के तौर पे नहीं देख सकते हो, और दे आर एंटिटीज़। और ये जो उनका और एक सेक्शन होता है लिविंग टेम्पल एंड नॉन लिविंग टेम्पल। नॉन लिविंग टेम्पल जैसी चीज़ है ही नहीं। जो एक दफ़ा टेम्पल था वो हमेशा ही टेम्पल रहेगा, भला वहाँ कुछ भी नहीं हो। वहाँ जो खंडर भी हैं, जो पत्थर पड़े हैं, वो जो ज़मीन है, वो भी एक धार्मिक स्थल है। आप नहीं बोल सकते कि अभी विग्रह नहीं है यहाँ, तो ये मंदिर नहीं है। जहाँ पर कभी भी लोगों की आस्था से जुड़ा कोई भी इमारत थी या मंदिर था, वो हमेशा फॉर परपेचुइटी आप उसका वो वाला एसेंस ऐसा ही अपने रूल से नहीं छीन सकता है। ये बिल्कुल गलत है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिलाया इसमें कि एक प्रकार से मंदिरों के दृष्टिकोण से या हिंदू धर्म की दृष्टि से एएसआई को अपना ये रिवैम्पिंग जो अपने रिवैम्पिंग करना है। हम नहीं कहते हैं कि वो हिंदुत्व को प्रोपोगेट करे, पर वो सेग्रीगेट कर दे कि ये जो मंदिर है दीज आर कनेक्टेड विथ हिंदू फेथ, वॉट एवर विच एवर विच। इसमें मैं कहूँगा आदिवासी के इनको भी लें, जो सेक्रेड ग्रोव है, ठीक है। मैं सीधा कह दूंगा जो नॉन इन्वेजिव, आप क्रिश्चियन और मुस्लिम को बाद रखें, ठीक है। उनको भी स्टेटस दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि उसका संरक्षण मत कीजिए। यस, यू शुड प्रायोरिटाइज। और जितने भी जो रिजॉल्व हैं, देखिए वो भोजशाला हो, वो ज्ञानवापी हो, वो जितने भी हैं हमें मालूम है तकरीबन हर स्टेट में है मुट्ठी भर। उसका एक दफ़ा ही और एक दफ़ा जब एएसआई ने जहाँ जहाँ ज्ञानवापी में किया, भोजशाला में किया, अयोध्या में किया, जहाँ भी किया, जो हमारे डाउट और सस्पिशन थे कि ये मंदिर था, हर जगह वी वर प्रूवन राइट। ठीक है। ऐसे बिना कारण के कोई भी हिंदू ग्रुप नहीं बोलेगा कि ये मस्जिद पहले मंदिर था। क्यों बोलेंगे हम? हमें कोई मस्जिद नहीं चाहिए। कई दफ़ा तो आज मैंने इतना भ्रमण किया, मैं ये टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे आंखों से मालूम पड़ता है ये मंदिर के अवशेष हैं, ठीक है। इसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। या तो बोले ऐसा है कि आप झूठ बोलते हो, देखो वहाँ कुछ निकला ही नहीं। जहाँ जहाँ आपको बोला गया, जहाँ जहाँ आपने खोद की है, आपने कोर्ट को लिख के दिया, हाँ ये जो अवशेष हैं, ठीक है, ये हिंदू मंदिरों के अवशेष थे। तो जितने भी हैं गिने चुने, ठीक है। अब मैं नहीं कहता हूँ हर एक मंदिर का आप ये ऑडिट करो, पर लोगों को पता ही है 400-500 साल का इतिहास है। ये तो इस्लाम वाला तो 2000 साल का इतिहास नहीं है ना मैक्सिमम। तो उस पर वंस एंड फॉर ऑल एक टिक लिस्ट तो बना लो। हम नहीं चाहते हैं सारे के सारे आप फटाफट कन्वर्ट कर दो मंदिर में, ऐसा भी नहीं है। वी आर वेरी एडजस्टिव, ठीक है। तो इसके लिए अगर ऐसे नहीं चाहती है सरकार, एक और बॉडी बनाए जिसका काम यह होगा, एक कमीशन बनाए या कुछ करें, ठीक है। क्योंकि जब अयोध्या में मालूम मिल गया हमको, भोजशाला में इतनी मूर्तियाँ मिली हैं जो अभी तक सील्ड कवर में है, ज्ञानवापी में प्रूव ही हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग हिंदुओं में कि ये ज़्यादा बढ़ेगी और हम सोचे थे राम मंदिर के बाद और नहीं होगा। आप ये लोगों की सेंटिमेंट को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस अगर पीस एंड में क्या हुआ, दंगे भी हुए, कोर्ट कचहरी भी हुआ, अयोध्या का मामला पीसफुली ही सॉल्व हुआ। हम कई दफ़ा सुनते हैं बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर वो भी कहते हैं कि पहले हम भी तो हिंदू थे। तो जब आपको ये याद है, ठीक है, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, तो ये भी एक्सेप्ट करो। इसमें कोई, मैं नहीं लगता हूँ कि आप कुछ नीचे गिर जाएंगे, रादर आपके लिए मान सम्मान और बढ़ेगा। आप खुद बोल दो। और आपका भी धर्म अलाउ नहीं करता है कि आप किसी की धर्म स्थान को तोड़ के बनाओ, वो तो आपके कुरान भी अलाउ नहीं करती है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, और इसको अलग रहना चाहिए। हम लोग को नहीं है हर दफ़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बन के ये होगा। ये पीपल्स मूवमेंट होनी चाहिए। पीपल मूवमेंट में जैसे हम यहाँ आए हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हर जना मानेगा, पर मैं खाली सुनूंगा और बोलूँगा हाँ गलत और कुछ करूँगा नहीं, फिर ऐसे ही हालत होंगे। एएसआई ने एक प्रकार से प्रोएक्टिवली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में कुछ तो गवर्नमेंट के स्तर पर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, उनके कानून इतने टफ हैं कि एएसआई कुछ भी चाहे। जब पुरी में तोड़फोड़ हो रही थी, हमने एएसआई के पास इतने रूल थे कि वो तुरंत एफआईआर दे के बंद करा देती। एएसआई थाने में जाकर एफआईआर दे देती कि तोड़ रहे हैं, इसे बंद करो, ठीक है। पर मैं जैसा कहा, आप तो इंडियन लॉज बोल रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वी आर सिग्नेटरीज टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस, आईकॉमॉस, वी आर यूनेस्को सिग्नेटरीज। इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी हमको परमिशन नहीं है। हम लोग लोकल लॉज, एक तो लोकल लॉ होते हैं। पुरी में हमारे
राज्य का लॉ है, पुरी का म्यूनिसिपल लॉ अलाउ नहीं कर रहा था। आप बाद में एएसआई और टेम्पल और ये सब कुछ जाइए हिंदू टेम्पल एक्ट में, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है, इतने कानून हैं कि एएसआई जब भी चाहे, ठीक है, उसको बंद करा सकता था जब ये मठ तोड़े गए। यानी सभी इलीगल हुआ है, टोटल जो हुआ है कानून के विरुद्ध हुआ है और लोगों की पर यही है। अब जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया पुरी में जो हो रहा था, एएसआई भी एक पार्टी थी, कोर्ट ने बुलाया, वो चुप खड़ा रहा। सरकार ने 1 लाख रुपए फाइन कर दिया, फ्रिवोलस PIL। एएसआई अपनी जुबान वहाँ खोलता, कम डाउन की जो हो रहा है गलत हो रहा है। एएसआई का वर्ड इज लॉ, दे आर द कस्टोडियंस। बट ऐसे क्रूशियल पॉइंट में एक जगह नहीं, हमने कई जगह देखा, भुवनेश्वर में भी डेली बंद करा देंगे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप करेंगे। ये गलत। अगर आपको दायित्व दिया गया है तो यह दायित्व निभाइए। अगर वो अफसर डरता है तो छोड़ दे। NA में भी वही हाल है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी में हमने देखा है। वो भी जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। जब हमारे कानून क्यों बने, अगर आप उस कानून को एनफोर्स नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही क्या ऐसे कानून का, ठीक है, तो फिर मॉब जस्टिस होगी, ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल गलत है। और कोर्ट भी इन मामलों में स्टेटस को वो भी चाहता है कि उसको डालो ठंडे बस्ते में। डिसीजन तो आपको लेना है। आदमी न्यायालय क्यों जाता है, ठीक है, न्याय के लिए जाता है, कुछ ओपिनियन के लिए जाता है, या तो मना कर दो। आप देखोगे जितना ज्ञानवापी में देखिए, कल हम सुन रहे थे, तो जितना डिले हो सकता है वो फ्री लीज देते हैं। नहीं, आप वो भी बिल्कुल उसको फास्ट ट्रैक करिए। ये केस जितने लंबे चलेंगे उतना ही बैड ब्लड जनरेट होगा, उतना ही इल विल होगा, उतना ही मिसट्रस्ट होगा, उतना ही पॉलिटिकल आदमी उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर ऐसा मामला आता है, कोर्ट कंटिन्यूस हियरिंग करे, उनके पास एक्सपर्ट है एएसआई, ठीक है, उनको 15 दिन टाइम दो, अपनी रिपोर्ट दो, ठीक, और डिसीजन सुनाओ, डिसीजन रिजर्व हो जाएगा, स्टेटस को मेंटेन करो। इस सबसे क्या मसला हल होता है? ये तो आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर है, ठीक है, देखेंगे, आप इलाज करो। उसको जब देखोगे तो बढ़ेगा, कमेगा तो नहीं। जब आपने बोल दिया, आपको एक प्रॉब्लम अवगत हो गए हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, नॉट पुश इट। द मोर यू पुश इट, द प्रॉब्लम विल बी ओनली इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड। यानी आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि एएसआई में इंडिक के लिए अलग है, तो उनको सेग्रीगेट करना चाहिए, और उसमें ये सब जो इश्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो उसमें सेंसिटिव लोगों का, सेंसिटिव अधिकारियों की उसमें नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल कहूँगा। देखिए, सेंसिटिव अधिकारी जो मोहम्मद जी थे, जिन्होंने मुसलमान थे पर कितनी अच्छी रिपोर्ट दी थी उन्होंने, के मोहम्मद, ठीक है, कितनी आज भी कहते हैं वो, ठीक है। तो हम देखिए, मैं फिर कहता हूँ, यू कैन नॉट जस्ट राइट ऑफ द ASI, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एंड ऑफिसर्स, सम ऑफ द बेस्ट। ये सब के बाद भी अगर आप ऐसा करोगे तो ये नाम ऑफ है, ठीक है। आप इतना पुराना संस्था हो, इतनी बड़ी संस्था हो, इतना एक्सपीरियंस है आपको, इतने अच्छे काम किए हैं आपने, तो अब क्या तकलीफ होती है? अब क्या तकलीफ होती है? यू हैव टू टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल, ठीक है। मना कर दो, नहीं, हम लोग इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहते हैं, ठीक। आपने जहाँ भी किया, ये से हमसे ज़्यादा जानता है। हम आज बोल रहे हैं कि ये, उनको क्या पता नहीं है? वो एक्सपर्ट हैं, उनको नेकेड आई से, हम तो फिर भी जाके अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। उनको सब पता है, वो खोदेंगे, उनको पता है हमको यहाँ हिंदू अविशेष मिलेंगे, या कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है कुछ कंट्रोल में, पर ऐसा इससे कोई माने सुधार नहीं हो रहा है। ये जो माहौल है ठीक नहीं हो रहा है, रादर और और हमने सीखा राम मंदिर के टोटल मूवमेंट से कुछ सीख ली नहीं है। राइट्स हुए, बॉम्बे राइट्स हुए, बॉम्बिंग हुई, लोग मारे गए, इस सब के बाद भी उन्होंने भी नहीं सीखा, दूसरे पक्ष ने भी उससे कोई सीख नहीं ली, तो ये गलत है। अनिल जी, और एक इसमें मंदिरों के विषय को थोड़े से अलग दृष्टिकोण से यदि देखेंगे, तो जो वक्फ एक्ट 1995 था, तो उसके बारे में भी बहुत सारे ये हुए हैं कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ऐसे। तो इस प्रकार से यदि उस एक्ट का उपयोग करके इन लोगों ने यदि हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और हमारी ही प्रॉपर्टी, एंड यू कैन नॉट प्रूव इट, आपको आपकी ही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको डिस्प्रूव करना है उसको, ऐसे। तो उस दृष्टिकोण से ASI ने या फिर और किस प्रकार से इसको देखना चाहिए? वक्फ बोर्ड एक काला धब्बा है जी। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, सेक्युलर स्ट्रक्चर में, जो भी आप बोलोगे,
एक बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्यों सरकार उनको इम्पोर्टेंस देती है मुझे पता नहीं। मैं तो कहूँगा पूरा एबॉलिश कर देना चाहिए द होल सिस्टम। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, टोटली। ठीक है, आज की डेट में। और जैसा ये आपने कहा है, वी हैव टू प्रूव इट, नॉट दे, ठीक है। आपको पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो क्लेम कर रहे हैं। वो अंबानी का घर भी बोलते हैं वक्त प्रॉपर्टी है, जो अंटीला है, बड़े बड़े स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, ये हमारे वक्त की प्रॉपर्टी है। आप आइदर दिस वे और दैट वे, अगर आप मानते हो तो फिर इसको अपना अंबानी जी को कहिए घर खाली करें, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, वंस अगेन अभी फिर हम अगर जाएंगे शाहबानो केस में, ये एक ऐसा नासूर है जिसको छूना नहीं चाहते हैं, ये जो भानुमति की पिटारी है, पर जब सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, जम्मू कश्मीर से लिए हैं, 3 तलाक का निर्णय लिए हैं, ठीक है। तो और ये मैं आपको बता दूं, वक्फ भी प्रो मुस्लिम नहीं है। अगर कोई सोचे कि ये वक्फ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, नहीं, इतना करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो उसको किसी के शिकंजा में होता है, इट इज़ इन द आर्म ग्रैब्स ऑफ समबडी, वही उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं गिने चुने लोग। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड धर्म अपना मुस्लिम धर्म के लिए या इसके लिए बहुत कुछ काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारा मुसलमान जो है वो सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार के पास एक नहीं हज़ारों उदाहरण हैं, लेगी हमें जहाँ तक लगता है, तो ऐसा आप नहीं बना सकते हो। आप कैन यू इमेजिन हमारे मंदिरों की कितनी ज़मीनें, करोड़ों की ज़मीनें। राजाओं तो ऐसी ज़मीन देता था मंदिर के चलान के चलाव के लिए, उसके जो सेवायत हैं उनके पंडा पुजारियों के लिए, उनको ज़मीन दे दी, इसका जो उपजाऊ होगा जो आपके लिए। कहाँ गई वो सारी ज़मीनें? 90% जगन्नाथ मंदिर की ज़मीनें 17 राज्यों में थी, 5 दफ़ा कमीशन बैठी, 8000 एकड़ ज़मीन। किसी को पता है कोई रिकवरी कर सकता है? ठीक है, जब आप हिंदू मंदिरों की ज़मीनें, जब आपको पता नहीं, आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हो। कल हमने सुना अधिवेशन में कहीं तेलंगाना में कहीं किसी ने 8 एकड़, किसी ने 10 एकड़ वापस ली। कितनी कानूनी लड़ाई लड़के ली, ठीक है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में सारी वो मंदिरों की ज़मीन थी। उड़ीसा में तो कहीं पर भी किसी मंदिर की ज़मीन है ऑन रिकॉर्ड, मार्फतदार हैं, ये हैं वो हैं, पर वो 5 दफ़ा 10 दफ़ा बिक चुकी होती है तो यू कांट हैव 2 सेट्स ऑफ रूल्स। तो ये 2 सेट ऑफ रूल नहीं है। हाँ, ये वक्फ वाला जो है, ज़रूर ना ज़रूर आपकी बार सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी, ठीक है। वो तो वो अभी भी नए नए क्लेम डाल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा लिस्ट बनी हुई है कि ये वक्फ है। अभी भी वो दस्तावेज ले आते हैं, जी ये तो वक्फ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा हर चीज़ को कल बोलेंगे पार्लियामेंट भी हाउस हमारे वक्फ ग्राउंड में बनी है, तो क्या करोगे आप? यानी हिंदू रिसर्जेंस जो होना आवश्यक है, इट इज़ ह्यूज अपहिल जाइजेंटिक टास्क। ऐसे आपने अभी जो इतने सारे हिंदू अपसर्जेंस का मतलब मैं ये नहीं करूँगा, कहूँगा कि आप फिर भगवा पहन के सड़कों पे ही नहीं। हिंदू अपसर्जेंस इज अवेयरनेस, प्राइड ऑफ प्लेस। आपको गर्व होना चाहिए, अ सेंस ऑफ प्राइड। आप बच्चों को, यूथ को उसमें इंग्रेन करो, बताओ, ठीक है। आज इस तरफ कोई स्टेप ले रहा है, मैं कह रहा हूँ। अगर हिंदू रिसर्जेंस खाली आप बोलोगे कि बजरंग दल और सड़कों में आके तलवार पकड़ के जुलूस करो, उससे रिसर्जेंस नहीं होगा। वो तो हॉलो है, पूरा हॉलो है। रिसर्जेंस इज द बेसिक, हम लोग की जो मूल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि द अदर इंडिक रिलीजियंस, हम लोग आज की डेट में देखिए इतना बड़ा समस्या। अब दलित बोलते हैं हम तो हिंदू हैं ही नहीं, आदिवासी बोलते हैं नहीं जी नहीं हम तो सनातनी हैं। गलत, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सनातनीज। तो ये वाले जो गैप भी है, जो पॉलिटिकल क्रिएशन है, ठीक है, और वो बोलते हैं हम तो सब बुद्धिस्ट हैं, हम न्यू बुद्धिस्ट बन जाएंगे। ये वाली गलत चीज़ें, ये पॉलिटिकल जो सेटअप है उन लोग को करेक्ट करनी है। ये कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप जय भीम का जो नारा है और वो कहते हैं नहीं, ये गलत है। अब देखिए आश्चर्य की बात है, बौद्धों ने भी कहना शुरू कर दिया नहीं जी नहीं, ये तो राम मंदिर के नीचे अवशेष बुद्धिस्ट है। तो ये वाली जो चीज़ है इंस्टेड ऑफ ब्रिजिंग द गैप, वी आर इंक्रीजिंग द गैप। और मेनली ये सब पॉलिटिकल क्रिएशन है आज की डेट में। इतने साल आज़ादी के बाद जब हम सोच रहे थे कि रिजर्वेशन और ये बंद होगा, आज की डेट में डिवाइड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इज इंक्रीजिंग, 50-60% दो हमको, ठीक है। तो ये नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी, नॉट हेल्दी फॉर द नेशन, एंड सर्टनली नॉट हेल्दी फॉर द हिंदूज ऑल्सो, और हिंदू रिलीजन इन द कंट्री एटलीस्ट। आज की डेट में आप डायस्पोरा देखो, द हिंदू डायस्पोरा, आप उसको अगर देखोगे, आप उसको अब आप
उसको भारत में सीमित नहीं कर सकते हो। अब तो गल्फ में भी मंदिर बनने शुरू हो गए, हमारे मुस्लिम देशों में भी मंदिर बनने शुरू हो गए। ठीक है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ठीक है इतने हिंदू गए थे हमारे, सब जगह हो गए हैं, रशिया वगैरह में भी हो गए हैं। वो आप इस्कॉन के माध्यम में हो या किसी के पर, ठीक है, द प्रेजेंस हो गई है। नाउ द हिंदू डायस्पोरा इज नॉट कन्फाइंड। पहले क्या था, भारत में थे कुछ, वो वेस्ट इंडीज़ में जो जमैका वमैका कुछ स्टेट थे, वो सूरीनाम वूरीनाम में थे, फिजी में थे, जो यहाँ से लेबर की तरह गए थे। ठीक है, और आज तो ये नहीं है। आज जब आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो कि 5 देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, देखिए आयरलैंड का, इंग्लैंड का, सूरीनाम का, ये सब द हेड ऑफ स्टेट। इंग्लैंड का भी अगली भारतीय मूल की हो सकती है। ठीक है, सिंगापुर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 सालों में तकरीबन, मैं आपको बताऊँ 15 ऐसे देश होंगे दुनिया में जहाँ हेड ऑफ स्टेट इंडियन ओरिजिन का होगा। कनाडा तो सर्टेनली होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और सिंगापुर, ये सब देशों में फिर वो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगी, 10 प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या हिंदुज़म को बूस्ट मिलता है। तो ये सब अगर हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, ठीक है, उसको अगर पूरा एक्टिवेट करें आज की डेट में, एंड हिंदुज़म इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, इट्स द रिलीजन ऑफ टॉलरेंस, इट्स द रिलीजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये तो अब एक्सेप्ट हो गया है, दुनिया भर में एक्सेप्ट हो रहा है। वो आप योग के माध्यम से हो या किसी भी स्टडीज़ के माध्यम में हो, वैदिक स्टडीज़ के माध्यम से हो, तो ये अभी हमको कि ये कि सबसे पुरानी रिलीजन है और ये सब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वेस्ट किया, भला वो ना भी माने, इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट। वी हैव द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट एंड पीसफुल रिलीजन इन द होल वर्ल्ड विच हैज़ एवर बीन। तो इस सब चीज़ों को अगर हम रीअसर्शन करें, ठीक है, और वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत अच्छा विश्व था कि खाली क्या कहते हैं, हमने हिंदू राष्ट्र ने विश्व, कुंडवन विश्वमार्य, बड़े बड़े लीडरों ने भी कहा है, ठीक है, बड़े बड़े लीडरों ने भी अभी एक्सेप्ट किया है, इट्स द हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट। शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो अनिल जी, अभी हमने इतने सारे विषय देखे। सरकारी स्तर पर कुछ होना चाहिए, सरकारी इच्छा शक्ति जो है, या फिर ASI में किस प्रकार से बदलाव होने चाहिए, इस पर सब पर आपने प्रकाश बहुत ही सुंदर प्रकार से डाला है। तो एक कॉमन सिटीज़न, एक सामान्य भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण से उसने अपने क्षेत्र में जो मंदिर है उसका संवर्धन करने हेतु या उस दृष्टि से किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ एक्शन पॉइंट्स जो एक लेमैन की दृष्टि से। देखिए, मैं आपको कहूँगा, ये एक कड़वा सच है कि हिंदुइज्म से अवे हो रहा था, अपनी वे ऑफ लाइफ से। वो हमारी यंग जनरेशन हो, यूथ वाले जनरेशन हो, छोटे बच्चे भी हो, और हमारी शिक्षा जो अपनी शिक्षा प्रणाली थी जो भी है। अब मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, किसी को पता नहीं है पर इन अ वेरी सटल वे, शायद संज्ञान आपको नहीं होगा, अब प्रैक्टिकली कंपलसरी हो गया है हर जने को। खाली ये नहीं है कि हिस्ट्री के, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, हर इंस्टीट्यूट में हेरिटेज स्टडीज़ तकरीबन कंपलसरी हो गया है। जो नैक का ऑडिट होता है, नैक, अगर किसी कॉलेज पास जाते हैं तो वो ये 5 या 6 मार्क सिर्फ इसी के देते हैं कि आप बच्चों को हेरिटेज, प्राइड ऑफ प्लेस। देखिए, अगर हमको अपने देश पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे, अपनी हिस्ट्री पे और अपने धर्म पे अगर गर्व नहीं होगा, मैं नहीं कहता कोई कट्टरपंथी करो, तो फिर यही हालत होगी। अब जो यूथ है आज की डेट में, चेंजिंग सिनेरियो है, एक सर्वाइवल है, उनको अपनी किसी ना किसी तरह टू स्टे हुए, इतना ये आ गया है वे ऑफ लाइफ एंड ऑल। बच्चे और मंदिर जाते नहीं हैं और उनको रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाई भी नहीं जाती हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, देखिए वो तो आज हमने लागू की है, तो ये तो नहीं है कि कल से फ़र्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव होगा, क्योंकि मैं कहूँगा इसे और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। देखिए, वी नीड अ प्राइड ऑफ प्लेस, अनटिल वी हैव अ प्राइड ऑफ प्लेस, जब तक मुझे गर्व नहीं होगा। और हमारे आज के यूथ की नज़र है, कैसे मैं अमेरिका जाऊँगा, वीज़ा की लाइनें लगती हैं, 10,000 बच्चा बाहर पढ़ रहा है, 10,000 बच्चा, 10 लाख, कैन यू इमेजिन। हम विश्वगुरु हैं और 10 लाख बच्चे हमारे देश के बाहर पढ़ रहे हैं। कहाँ? आपको हैरानगी होगी, यूक्रेन से 9,000 बच्चा वापस आया था, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, 40,000 बच्चे तो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, मंगोलिया,
उज़्बेकिस्तान, मैं अमेरिका ये सब छोड़ देता हूँ, चलो क्या होंगे। शर्म की बात है, शर्म की। और आपको और एक बात बोलूँ, बहुत मैंने इस पे शोध करके मैं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे जो हमारे 10 लाख बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनमें से 5-6 लाख बच्चों को वहाँ इंडियन टीचर ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर उनके जो मेडिकल कॉलेजेस में भी इधर इंडियन डॉक्टर, मेरा ये कहना है। और एक बच्चा अगर बाहर जाता है, मिनिमम अगर वो BBA का कोर्स भी करे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, तो 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। आप इमेजिन कर सकते हो, 10 लाख बच्चा इंटू 30 लाख, कुछ तो करोड़ भी देते होंगे, कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। क्या हम मेडिकल कॉलेज यहाँ बुला के उन डॉक्टरों को, जो बाहर भारतीय डॉक्टरों को यहाँ नहीं बुला सकते हैं कि तुम हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाओ? बांग्लादेश में 40,000 पढ़ रहे हैं। और आपको फ्लिप साइड बोलूं, हम विश्वगुरु हैं, सिर्फ 45,000 फॉरेन बच्चे इंडिया आते हैं, और उनमें से भी 45,000 में से 30,000 वो एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, NDA में जो हमारा कोटा है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। वो WHO UNO के में हम यहाँ पर आके एग्रीकल्चर कॉलेज में अपना ज्ञान, कितने 40 से 45,000 सिर्फ, और हमारे 10 लाख बच्चे ब्रेन ड्रेन बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, एंड नन ऑफ देम वांट टू कम बैक। वो BBA करके उसकी यही इच्छा, मैं कैसे यहाँ, मेरे को सर्टिफिकेट भी स्कॉटलैंड का या इंग्लैंड का या कनाडा का मिल रहा है, तो मुझे रेजिडेंसी भी PR मिल जाए, मैं यही रहूँ। देखिए, ऐसा जब ट्रेंड रहेगा, खुशी की बात तब होगी जब 20 लाख बच्चे यहाँ आएंगे। आपका मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा और एफिशिएंट होगा कि यू विल हैव मेडिकल टूरिज्म, जो आज भी हो रहा है। ब्रिटिश हेल्थ वाले यहाँ आके करा रहे हैं, क्यों नहीं? विश्व भर में सबसे अच्छे डॉक्टर हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है। नासा में सबसे अच्छे साइंटिस्ट हमारे साइंटिस्ट हैं। सबसे सस्ता स्पेस प्रोग्राम हमारा है। हम लोग क्यों नहीं आउटसोर्स कर सकते हैं? सरकार को कहीं ना कहीं ये बदलाव करना पड़ेगा, जहाँ हमें गर्व होगा, और जो हमारे IITians और IIM वाले बाहर गए हैं उन्हें गर्व होगा, हम वापस जाएंगे। ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट करिए। यहाँ सब चीज़ में पॉलिटिक्स है, वो नहीं चाहते, उन्हें लगता है गंदगी, अपने बच्चों को भी नहीं चाहते हैं यहाँ भेजना। आपको पता है 5 लाख इंडियंस ने अपना सिटीजनशिप त्याग दिया लास्ट ईयर, 5 लाख। और ये 5 लाख कौन थे आपको पता है? ये वही थे जो IIT IIM से गए हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर जाके वहाँ ट्रक चलाता है, बस चलाता है, वो नहीं अपनी सिटीजनशिप त्यागता, वो अपने पैसे यहीं भेजता है। जो IIM IDIT से, जिस पे एक पे हमने 1-2 करोड़ खर्चा किया है, जब वो वहाँ जाते हैं, वो अपने बच्चों को भी नहीं वहाँ वापस भेजना चाहते हैं। दे आर ashamed टू इवन हैव दैट सिटीजनशिप। उनके पास PIO सिस्टम है, आप दोनों सिटीजनशिप रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। दे वांट टू गिव इट अप। लज्जाजनक है स्थिति, आश्चर्यजनक है। दे वांट टू गिव इट अप। इस देश ने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया। एक IIT छात्र पे हम लोग करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ खर्चा करते हैं, ठीक है। तो और ये जो बेचारे जा रहे हैं 10 लाख, आप पूरा मन क्या हमारे पास, व्हाट डज एक कॉलेज को क्या चाहिए? हम यहाँ 5 यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हैं सनातन के रिसोर्स से, ठीक है। क्या नहीं बन सकती? सरकार मदद करे। क्या हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते हैं? हम क्यों, हम स्पिरिचुअल स्टडीज नहीं है, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसी संस्थाएं हैं। हम नहीं कहते हैं सरकार 1000 खोले, लेट इट बी आउटसोर्स्ड। 10 लाख बच्चे क्यों जाएंगे? क्यों नहीं 10-20 लाख यहाँ आएंगे पढ़ने? जैसे मैंने कहा, मैंने गवर्नमेंट से फिगर लिया, 45,000 फॉरेन स्टूडेंट यहाँ काम करें, जिसमें 30,000 मुफ्त में उनको एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर में हम लोग फ्री में उनको ट्रेनिंग देते हैं। NDA में कुछ आते हैं वो वाले। ये शर्म की बात है पूरे शहर। और ये वाला जो 8,80,000 का फिगर पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट ने ये भी माना कि ये ऑफिशियल फिगर है, जो कबूतरबाजी करके जाते हैं उनका पता नहीं है, शायद 15 लाख ही हो, ठीक है। तो ये वाली जब तक चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, हम अपने आप को, किस तरह के विश्व गुरु हैं हम, जब हमारे बच्चे ही बाहर जा रहे हैं। और कौन सी देशों में जा रहे हैं? मैंने फिर कहा, मंगोलिया पढ़ने जा रहे हैं, मंगोलिया, बांग्लादेश, 40,000 डॉक्टर। यूक्रेन से जब 9,000 बच्चे आए तो किसी को पता नहीं था 9,000 बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं मेडिकल साइंसेज। और यूक्रेन के डॉक्टर्स को इधर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है करने के लिए। उनकी पाठ्यक्रम और प्रणाली हमसे बहुत नीचे है। और मैंने जब पूछा, उनको बोले हमारे इंडियन टीचर ही थे वहाँ पर। तो जब इंडियन टीचर इंडियन स्टूडेंट को वहाँ पढ़ाएगा, तुम्हें तो बिल्डिंग ही चाहिए ना यहाँ पर, दो उसको डबल पैसे दो। तुझे अमेरिका में इतना मिलता है, यहाँ तेरे से अलग श्रेणी की उनकी बनाओ, ठीक है। यहाँ हमारे कितने डॉक्टर हमने देखा कोरोना में, ये नहीं है। हम वाई डोंट वी एक्सपोर्ट, वी हैव अ मेडिकल टूरिज्म विच विल बूम। दुनिया सारा से लोग यहाँ आएंगे अपना सारा इलाज कराने। अभी इंग्लैंड से आ ही रहे हैं, सारा गल्फ वाला यहीं इलाज कराने आते हैं। इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज आप करोगे कि सब लोग आएंगे। तो ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइड ऑफ प्लेस, और ये फिर धर्म से जुड़ेगी।
इट इज़ टोटली कनेक्टेड. इफ़ आई एम प्राउड ऑफ माई रिलीजन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है, मैं बाहर जाऊँगा, मुझे नहीं उनको कैसे पंजाब वगैरह में देखो इलीगली जाते हैं, मैक्सिको बॉर्डर, इटली बॉर्डर, कनाडा, मर जाते हैं क्रॉसिंग में. ऐसी क्या है हमारे यहाँ कोई अकाल पड़ रखा है, लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ. वाई कैनॉट वी गिव दैट बेटर लाइफ हियर? वी हैव बीन गिविंग इट. दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे, ह्यूंगसेंग फाहेन से लेके पोर्चुगीज़ और डच और इंग्लिश और हर जना यहाँ आया था. तो आज कौन रोक रहा है उन्हें? तो ये वाली जो माइंडसेट है, मैं जैसे कहूँगा अभी जो बच्चा हम स्कूल में भी डाल रहे हैं, शिक्षा प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यही कहूँगा हर जने को. और ये आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पे ही, आप किसी को फोर्स फिट नहीं, लव योर कंट्री, लव योर रिलीजन नहीं कर सकते हैं. ये फीलिंग हम लोग को उनको राइट करेक्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए. मैं नहीं कहूँगा आप गुरु शिक्षा परंपरा पे अभी चले जाओ, संभव नहीं है. पर आज हमें मालूम पड़ता है, ठीक है, अगर आज 5000 साल की हमारी नॉलेज कंटिन्यू से रही है, जिस गुरु शिक्षा परंपरा को मैं काला ने आके ख़त्म कर दिया था, जिस संस्कृत को हमने जो हमने नई कर ली थी, उसका जो है ना डैमेज, वो ये आज हमें देखने को मिल रहा है. पर उम्मीद हमें बिल्कुल है कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ठीक है, हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा परचम लहराएगा, हिंदू धर्म की जय जयकार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में होगी. अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम सभी का ध्यान दिलाया है. इस दृष्टिकोण से आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हिंदू समाज ने अत्यधिक जागरूक होना आवश्यक है और अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के लिए योग्य प्रकार से लड़ना, अपना अधिकार पाना और हमारे जो कर्तव्य है उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है. बहुत बहुत नमस्कार अनिल जी. सनातन धर्म के उत्थान हेतु सनातन प्रभात सदैव कार्यरत है. आप भी सनातन धर्म हेतु जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें अवश्य जानकारी भेजें, उसको भी हम प्रसारित करने का प्रयास करेंगे. इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है editor@sanatanprabhat.org. इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस प्रकार के इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देखने हेतु आप सनातन प्रभात के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें. आप सभी ने यह वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. नमस्कार.